मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए विधानसभा सचिवालय एवं लोकसभा के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष और मंचासीन विशिष्ट महानुभावों से अनुरोध करता हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। अब मैं विधानसभा के प्रमुख सचिव जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री महाना जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का शॉल एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत एवं सम्मान करने का कष्ट करें। फोटो खराब हो रही है, आप लोग सब आ जाओ ना, क्यों मानना नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी शॉल और स्मृति चिन्ह से स्वागत एवं सम्मान माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा। अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और विधानसभा के प्रमुख सचिव जी से अनुरोध करता हूं कि वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का शॉल और स्मृति चिन्ह से स्वागत एवं सम्मान करने का कष्ट करें।
प्रमुख सचिव जी से अनुरोध है कि वे माननीय नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री उमंग सिंघार जी का शॉल एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का शॉल एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत एवं सम्मान प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा। लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी का शॉल एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत एवं सम्मान प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा। लोकसभा की तरफ से उनके अध्यक्ष मोमेंटो दे रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से सभी को अभी आ गए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की ओर से मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए जाने हैं। माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष, भारत का संविधान स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा स्मृति चिन्ह और संविधान की पुस्तक। माननीय महाना जी को स्मृति चिन्ह और संविधान की पुस्तक माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा साइस्नेह भेंट। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को स्मृति चिन्ह और संविधान की पुस्तक माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री उमंग सिंघार जी को स्मृति चिन्ह और संविधान की पुस्तक माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा साइस्नेह भेंट। विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री AP सिंह साहब को भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी स्मृति चिन्ह और संविधान की पुस्तक भेंट करेंगे। अनुरोध है कि मुख्य अतिथि के कर कमलों से स्वीकार करने का कष्ट करें। अब मैं परिचयात्मक संबोधन के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री AP सिंह जी से अनुरोध करता हूं। आज के इस विशिष्ट प्रबोधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
हमारे देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर जी, हमारे अनुरोध पर लखनऊ से पधारे देश के सर्वाधिक सदस्य संख्या वाले सदन उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, इस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री उमंग सिंगार जी, संसदीय अनुभवों के धनी हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, और माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ विधानसभा सचिवालय का पूरा सहयोग इस सचिवालय को मिल रहा है। उनके महासचिव भी यहाँ पधारे हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री सिंह साहब, इस सदन में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विधानसभा के सभी सम्मानीय सदस्यगण, लोकसभा और विधानसभा के अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि और महानुभाव, इस अवसर पर मैं आप सभी का विधानसभा सचिवालय की ओर से अपनी ओर से हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय एवं लोकसभा के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं शिक्षण संस्थान प्राइड के सहयोग से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम माननीय सदस्यों के प्रबोधन के लिए यहाँ आयोजित किया गया है। जैसा हम सभी जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है और विधायिका के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही देश में संसद एवं प्रदेशों में विधानमंडल में संसदीय प्रजातंत्र का मूल तत्व जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन फलीभूत होता है। निर्वाचित सदस्य यद्यपि सामाजिक समस्याओं से भलीभांति भिन्न होते हैं और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, परंतु सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अंतर्गत मामलों को कैसे, कब और किस प्रकार से उठाएं ताकि न केवल शासन का ध्यान प्रभावी ढंग से जन समस्याओं की ओर आकर्षित कर सकें, अपितु कार्यपालिका की विधानसभा के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सके। इस दृष्टि से प्रक्रियाओं एवं नियमों की जानकारी से विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को अवगत कराए जाने के उद्देश्य से यह प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 16वीं विधानसभा में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 70 है तथा गत विधानसभा से 100 सदस्य पुनः निर्वाचित हुए हैं। इसी दृष्टि से माननीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रबोधन कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ अनुभवी राजनेता तथा प्राइड के सहयोग से संसदीय क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों को उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया है। आज प्रथम इस उद्घाटन सत्र के पश्चात जो प्रथम सत्र होगा उसमें माननीय श्री सतीश महाना अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा जो 8वीं बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं और विभिन्न विभागों के वहां मंत्री भी रहे हैं, बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं, उनका उद्बोधन होगा। उसके उपरांत के सत्रों में माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण तथा लोकसभा के संसदीय प्रशिक्षण संस्थान के संसदीय विशेषज्ञ भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके साथ ही माननीय सदस्यों के उपयोग हेतु विधानसभा सचिवालय द्वारा विभिन्न संसदीय विषयों पर तैयार की गई पृष्ठाधार सामग्री, विधायी दायित्व में अत्यधिक उपयोगी संसदीय तथा विधानमंडल पद्धति एवं प्रक्रिया की पुस्तकें, पुस्तकालय संबंधी जानकारी तथा अन्य उपयोगी अभिलेख भी प्रदान किए जाएंगे। विधानसभा राज्य की सर्वोच्च चुनी हुई प्रजातांत्रिक संस्था है और इसके कार्य संचालन में आप सभी इस सभा के माननीय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि कृपया आप सभी संसदीय ज्ञान को विस्तारित करने के लिए विधानसभा सचिवालय के पुस्तकालय एवं संसदीय साहित्यों का अधिकतम उपयोग करने के साथ प्रबोधन कार्यक्रम के सभी सत्रों में अधिक से अधिक उपस्थित होकर लाभ अर्जित करने का कष्ट करें। आशा है माननीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आयोजित यह प्रबोधन कार्यक्रम माननीय सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी को संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर जी,
मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के माननीय शहरी विकास और आवासन तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी, मध्य प्रदेश सरकार में सभी माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव मेरे मित्र श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, देवियों और सज्जनों नमस्कार। आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी गणमान्य जनों का सादर स्वागत है। सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं तथा मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में आपकी पूर्ण सफलता की कामना भी करता हूं। संसद की ओर से हमारा यह सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा आयोजित नवनिर्वाचित माननीय विधायकों के प्रथम प्रबोधन कार्यक्रम में संसद की प्रशिक्षण संस्था प्राइड को सहयोग देने का अवसर दिया गया है। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी का आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यगण भिज्ञ होंगे कि प्राइड के द्वारा देश एवं विदेश की संसदों तथा राज्य विधानमंडलों के लिए अनेक गुणवत्तापूर्ण एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा प्राइड को इस क्षेत्र में काफी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त हुई है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, संसद सदस्य, विधानसभा के सदस्यों, पंचायती राज और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन के प्रबल पक्षधर रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान माननीय अध्यक्ष जी ने देश के हर हिस्से में हर जनतांत्रिक स्तर पर ऐसे अनेक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं जिनकी सर्वत्र सराहना भी हुई है। उनका मानना है कि जनतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी और मजबूत होंगी यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने सदनों की नियम प्रक्रियाएं, पूर्व के वाद विवाद एवं उपयुक्त दृष्टांतों से भिज्ञ होकर अपने अपने सदनों की कार्रवाई में प्रभावशाली तरीके से हिस्सा लें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस दिशा में संसद में कई कदम उठाए हैं जिसका वर्णन आपको उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षण सामग्री से प्राप्त हो सकेगा। मेरा आप सभी से विशेषकर माननीय अध्यक्ष विधानसभा से निवेदन है कि प्रशिक्षण से संबंधित किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो संसद एवं प्राइड को उसे उपलब्ध कराने में अत्यधिक प्रसन्नता होगी। मैं इस प्रसंग में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विधायिकाओं से एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का आह्वान किया था, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव ग्रिड। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने के प्रयास से इस दिशा में काफी काम हुआ है जिससे संसद एवं विधानसभाओं को एक दूसरे के क्रियाकलापों, अनुभवों तथा उनके रिसोर्सेज का अवलोकन करने एवं उससे लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा।
इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय विधानसभा सदस्यों को अनेक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी विषयों पर जानकारी वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ विधायकगण तथा विशेषज्ञों से प्राप्त होगी। इससे अपने सदन के कार्यकलाप में वे प्रभावशाली तरीके से भागीदारी निश्चय ही वो कर सकेंगे। मैं पुनः कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब मैं उद्बोधन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से सादर निवेदन करता हूं। मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों के इस गरिमामयी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम सब के मध्य कृपापूर्वक पधारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला साहब, इस मौके पर हम सबके उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम सबके मध्य उपस्थित माननीय श्री उमन सिंगार साहब, आज के इस प्रशिक्षण में सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए जो कानपुर जिले में 8वीं बार विधानसभा का चुनाव एक ही विधानसभा से लगातार जीते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश की विशाल विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना साहब, हमारे संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे लोकसभा के महासचिव आदरणीय उत्कल कुमार सिंह जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव एपी सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण, लोकसभा और विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारीगण और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब अपने इस प्रशिक्षण वर्ग में हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करने का गौरव हासिल कर रहे हैं। श्रीमान ओम बिरला जी सार्वजनिक जीवन के एक बहुत ही निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने विचारों के लिए बहुत कम आयु से लगातार जनता के बीच में काम किया है। वे राजस्थान की विधानसभा में विधायक भी रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे और आज वे लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में हम सबके मध्य उपस्थित हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में न सिर्फ उन्होंने सदन का सफलतापूर्वक संचालन किया, वरन दूसरी ओर लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हों, लोकतंत्र का भाव सर्वांगीण रूप से समाज में प्रवाहित हो, इसके लिए नए नए आयाम लोकसभा में स्थापित करने का गौरव भी ओम बिरला जी को हासिल है। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के नाते
सभी विधानसभा परिवार की ओर से माननीय ओम बिरला जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि जब नई विधानसभा के प्रशिक्षण की बात आई तो शुरुआती हमारा 4 दिवसीय सत्र था और उस सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, हम सब लोग बैठे और लगा कि हमको जल्दी ही प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी करना चाहिए, जिससे इसके बाद का जो सत्र होगा तो हमारे सदस्यों को अपना कामकाज करने में सुविधा रहेगी। तो फिर ये 9-10 तारीखें तय हुई और ये कार्यक्रम पूरी तरह संपन्न हो और प्रशिक्षण की गुणवत्ता अच्छी हो, इसलिए जो हमारे प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति हैं वो उपयुक्त हों, इसके लिए जरूरी था कि लोकसभा सचिवालय का सहयोग हमें मिले। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बिरला साहब को, उत्पल जी को, कि लोकसभा सचिवालय ने संपूर्ण सहयोग दिया है और आप देखेंगे कि अनेक सत्रों में लोकसभा के अधिकारीगण, बाकी ट्रेनर अलग अलग विषयों पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, जिससे निश्चित रूप से हमारी यह यात्रा सफलता के सोपान तक पहुंचेगी। मित्रों, हम सब निर्वाचित होकर विधानसभा में आए हैं। स्वाभाविक रूप से हम जनप्रतिनिधि हैं, तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि बनना यह भी हम सबके लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा विधायक भी बनना हम सबके लिए जरूरी है। और क्षेत्र की जो अपेक्षा है वो विधायक से पूरी कैसे हो, इसके लिए एक कार्यकर्ता के रूप में तो आप निर्माण हुए ही हैं, जनता ने आपका वर्ण कर ही लिया है। अब जरूरत है अपने कृतित्व को पैना करने की, अपने कृतित्व को अनुशासित करने की, अपने कृतित्व को नियम में बांधने की, अपने कृतित्व को के माध्यम से नियम को समझने की, क्योंकि ये सब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कृतित्व हमारे व्यक्तित्व को निखारेगा और जब हमारा व्यक्तित्व निखरेगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र में भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मध्य प्रदेश की विधानसभा जैसे गरिमावान जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के कृतित्व से सदन की भी महिमा पूरे देश में बढ़ेगी। यह भी निश्चित रूप से अपेक्षा आम लोगों को, हम लोगों से रहती है। मुझे ध्यान है कि सामान्य तौर पर पहले विधानसभा में सदस्य प्रोत्साहित हों, इसके लिए कुछ पुरस्कारों की परंपरा थी। बीच बीच में वो अपरिहार्य कारणों से ऊपर नीचे होती रही, लेकिन जब ये व्यवस्था मजबूत होती है तो सदस्य फिर हर नियम का पालन करना, हर नियम का उपयोग करना, इसके लिए प्रवृत्त भी होते हैं और सक्रिय भी होते हैं। सामान्य तौर पर विधायक के रूप में हम सब लोगों के मन में एक कल्पना रहती है कि मुझे बोलना चाहिए और बोलने में भी एक प्रचलन सा हो गया है कि बहुत अधिक चिल्ला के बोलो तो लोग अच्छा समझेंगे। मैं अपने अनुभव के साथ ये बात आपको शेयर करना चाहता हूं कि सदन में बात रखते हुए व्यक्ति का जोश भी दिखे, लेकिन जोश
पूरी तरह होश के साथ नियंत्रित हो। व्यक्ति का बोलते समय गुस्सा भी दिखे, लेकिन व्यक्ति को गुस्सा दिखते समय गुस्सा आना नहीं चाहिए। अगर गुस्सा आ गया तो आपका विषय ही पलट जाएगा। और इसलिए हम सबको आवश्यकता है कि एक तो विधानसभा में बोलने के लिए जितनी भी नियम प्रक्रियाएं बनी हैं, जितने प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, मैं समझता हूं बहुत कम सदस्य होते हैं जो सारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। अगर वो नियम का और प्लेटफॉर्म का उपयोग करें तो ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन कुल मिला के कई बार हम अपने एक प्रश्न पर ही अड़ जाते हैं और बिना नियम के बोलने की अनुमति चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उस समय दिक्कत होती ही है। और इसलिए प्रशिक्षण का हमारे जीवन में निश्चित रूप से बहुत महत्व है। आज का और कल का ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, यह निश्चित रूप से हमको विधानसभा की नियमावली, विधानसभा की परंपराएं, विधानसभा की प्रचलित व्यवस्थाएं उनके नजदीक ले जाने का प्रयत्न करेगा और इसको आपको पूरे कार्यकाल में काफी निश्चित रूप से लाभ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वैसे भी अगर आप व्यवहारिक जीवन में देखेंगे तो शासकीय व्यवस्था में सबसे छोटा कर्मचारी है चपरासी और सबसे बड़ा कर्मचारी है आईएएस अफसर। लेकिन आप सब अनुभव करेंगे कि अच्छा चपरासी वही सिद्ध होता है जो अपने काम की ट्रेनिंग किए हुए हो। हम कई बार अनुभव करते हैं कि व्यक्ति प्यून है, लेकिन अगर ट्रेंड नहीं है तो वो ठीक से आपको पानी भी नहीं परोस सकता। और सबसे बड़ा कर्मचारी आईएएस अफसर है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि वो सब विधाओं का ज्ञाता है, कभी भी किसी विभाग को दे दो जल्दी समझ जाएगा, ऐसी मान्यता लोकतंत्र में बनी हुई है। लेकिन वो आईएएस अफसर आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके नौकरी में आता है, फिर भी उसको साल 2 साल में रिफ्रेशमेंट कोर्स करने के लिए जाना ही पड़ता है। अगर वो बार बार ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाए तो ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन एक ऐसा अछूता क्षेत्र है कि आप जिस दल से आ रहे हैं वो दल अगर इस मामले में चिंता कर रहा है तो अलग बात है। बाकी पार्षद बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पार्षद बनने के लिए कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है, विधायक बनने के लिए कोई परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। जनता के बीच में खड़े हुए, जनता ने उनको चुना तो अपन आ गए। लेकिन दायित्व का निर्वहन करने के लिए और अगर हम उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे विधायकों को आप देखेंगे जो सभी नियमों का पालन करते हुए विधानसभा की गरिमा का भी ध्यान रखते हैं और अपने दायित्व की भी पूर्ति करते हैं और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के लिए भी अच्छा परिणाम देने का काम करते हैं। तो मैं इस मौके पर, इस अवसर पर सभी सदस्यों को यही आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में एक तो हमारी उपस्थिति ठीक होनी चाहिए और उपस्थिति यहां भी जरूरी है और उपस्थिति सदन में भी जरूरी है। मुझे ध्यान है, मैं जब पहली बार विधायक बन के आया था तो मेरे यहाँ के एक बड़े नेता हमारे शीतला साई जी हुआ करते थे। बहुत अच्छे वकील थे, बहुत अच्छे विधानसभा और संसदीय ज्ञाता के रूप में उनकी ख्याति थी मध्य प्रदेश में। तो मैं उनको पूछने गया
कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं फुर्सत में रहूंगा तो तुम्हें समय दूंगा और तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है तो 2-3 घंटे का समय लेके आना। ऐसे मतलब कोई मेरे पास लकीर खिंची हुई नहीं रखी कि मैं तुमको उठा के पकड़ा दूं। तो फिर मैं समय लेकर गया तो उन्होंने मुझे एक बहुत छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा कि सदन में 10:30 बजे पहुंचो और जब सदन पूरा हो तभी आप उठ के आओ। अगर पूरे टाइम एक सत्र में आप बैठोगे, कोई बोलने की कोशिश मत करो। कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसा जवाब दे रहा है, अगर ध्यान पूर्वक एक सत्र सदन को पूरा अटेंड कर लोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी विधानसभा में कैसे क्या करना है और कैसे अपने को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा उन्होंने कहा सार्वजनिक हित के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करना जरूरी है। सामान्य तौर पर घटना का विधानसभा में उल्लेख हो ये जरूरी है, लेकिन जो समस्याएं गहराई से विद्यमान हैं और ये जरूरी नहीं है कि वो आपके प्रयत्न से निराकृत होंगी भी, लेकिन उस समस्या के प्रति आपका ध्यान है, आप उतना गहराई से सोचते हैं, आप जमीन के निकट पहुंचते हैं, ये बात जब लोगों के ध्यान में आएगी तो विधायक के रूप में आपके व्यक्तित्व को निखारने में ये मददगार होगी। ऐसे उन्होंने कई विषय मुझे बताए। 2 चीजें उन्होंने मुझे टास्क के रूप में दी। उन्होंने कहा नरेंद्र सिंह जी, हमारी राजनीतिक ताकत कमजोर थी, इसलिए ग्वालियर में हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, यह ग्वालियर में बननी चाहिए थी। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक ताकत कमजोर थी, ग्वालियर का संगीत घराना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। शास्त्रीय संगीत जब दुनिया में कोई सीखता है तो मोहम्मद गौस के मकबरे पे आकर तानसेन को प्रणाम करके अपने जीवन का आरंभ करता है। पूरी दुनिया के संगीतकों के लिए तीर्थ है। लेकिन मध्य प्रदेश में संगीत विश्वविद्यालय बना, लेकिन ग्वालियर घराना विश्वविख्यात होने के बाद भी हम राजनीतिक रूप से कमजोर थे, इसलिए संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में नहीं खोला, वो खैरागढ़ चला गया। तो उन्होंने कहा इन दोनों काम के लिए प्रयास करना ये ग्वालियर का हक है। और मुझे ध्यान है मैंने बहुत नियम प्रक्रिया के तहत अपने प्रतिपक्षी कार्यकाल में इन कामों को विभिन्न नियमों के तहत उठाया, कोशिश की, अशासकीय संकल्प लगाए, लेकिन मैं उस समय सफल तो नहीं हो पाया। लेकिन वो टास्क मेरे ध्यान में था, एक सीनियर विधायक के द्वारा दिया गया। तो जब मैं सरकार में मंत्री बना तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये 2 काम ग्वालियर में करने चाहिए, और 19 अगस्त के दिन हमने दोनों यूनिवर्सिटियां ग्वालियर में बनाई। तो अगर हम ऐसे विषयों को भी साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से समूचे क्षेत्र का लाभ होगा। कई बार हम कॉन्स्टिट्यूंसी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, छोटी मोटी सड़क और हैंडपंप के पीछे घूमते रहते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन बाकी चीजें भी व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस अवसर पर मार्गदर्शन तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का हमको मिलेगा, बाकी सत्रों में जो सत्र के वक्ता हैं उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। लेकिन मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी हैं तो उनकी उपस्थिति का लाभ जरूर लेना चाहता हूं। अभी मैंने देखा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूरी तरह ये विधान नहीं हो पाया है, और मुझे सौभाग्य मिला था जब मैं लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री था तो नेवा परियोजना प्रारंभ हुई थी, और मुझे
अभी वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि सर जो आपने शुरू की थी वो 20 राज्यों में हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य अभी उसमें है नहीं। और हमारे महाराज जी ने भी पूरा ई विधानसभा कर दिया उत्तर प्रदेश का, जबकि सबसे बड़ी विधानसभा है। तो वो परियोजना मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष विचाराधीन है। तो मैं आग्रह करूंगा कि वो ई विधान प्रोजेक्ट हमारा मंजूर हो जाए। दूसरा, अब मैं काफी पुराना मध्य प्रदेश का सदस्य हूं, तो मैं इस बार जब अध्यक्ष बना तो स्वाभाविक रूप से विधायकों के निवास की तकलीफ बहुत आती है, क्योंकि बहुत सारे अधिकांश लोगों को लगता है किसी भी दल के हों कि नरेंद्र सिंह जी हैं तो अपन हाथ पकड़ के करा लेंगे, लेकिन वो संभव हो नहीं पाता, क्योंकि एक अनार 100 बीमार। और 1956 में विधायकों के रहने के लिए कुछ स्थान बना था, वो भी अब पूरी तरह अव्यवहारिक हो गया है, इसलिए एमएलए रेस्ट हाउस भी अनुपयोगी जैसा हो गया है। इसलिए विधायकों के लिए निवास का नया प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की सरकार अगर ले लेगी तो आने वाले कल में विधायकों को रहने की, निवास करने की, अपना कामकाज करने की बहुत सुविधा मिल जाएगी। यही 2 निवेदन के साथ मैं पुनः लोकसभा अध्यक्ष जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत ही आभार, बहुत उन्होंने प्रेरणादायी उद्बोधन अपना दिया है। अब माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन से कुछ हमारे विधानसभा सचिवालय ने कुछ साहित्य प्रिंट कराया है, तो आपकी अनुमति से उसके विमोचन की मैं अनुमति चाहता हूं। हमारा सचिवालय उसको प्रस्तुत करेगा। पृष्ठाधार सामग्री विधानसभा सचिवालय द्वारा 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए आयोजित इस प्रबोधन कार्यक्रम में निर्धारित विषयों पर माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ पृष्ठाधार सामग्री का संकलन तैयार किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध है कि वे इसका विमोचन करने का कष्ट करें। माननीय सदस्यों को यह संकलन आज ही वितरित किया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रकाशन है वित्त मंत्री के भाषण। विधानसभा सचिवालय द्वारा वर्ष 1956 से मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों से संबंधित शोध ग्रंथ का अनेक खंडों में प्रकाशन किया जा रहा है। इसका तृतीय खंड वर्ष 1985 से 2003 तक मुद्रित हो गया है। अनुरोध है कि इस ग्रंथ का भी विमोचन करने की कृपा करें। माननीय सदस्यों को इस ग्रंथ का वितरण आगामी विधानसभा सत्र में सूचना कार्यालय से किया जाएगा। खोलने में मदद करो, खोलने में मदद करवाओ ना, खोलने में मदद कराओ रे पर। हमारा तीसरा प्रकाशन है सदस्य विश्लेषण पुस्तिका। मध्य प्रदेश विधानसभा की संदर्भ शाखा द्वारा 13वीं विधानसभा से लगातार विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की दलीय स्थिति, आवृत्ति एवं जेंडर आधार पर सदस्य विश्लेषण पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्तमान 16वीं विधानसभा में निर्वाचित माननीय सदस्यों का विश्लेषण करते हुए उसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है। माननीय सदस्यों को यह पुस्तिका आगामी सत्र में सूचना कार्यालय से वितरित की जाएगी। हमारा चौथा प्रकाशन विधायिनी पत्रिका है। विधानसभा सचिवालय द्वारा विगत 39 वर्ष से संसदीय विधिक एवं संवैधानिक विषयों पर केंद्रित त्रैमासिक शोध पत्रिका विधायिनी का प्रकाशन किया जा रहा है। इसका सद्य प्रकाशित अंक प्राप्त हो गया है और
अतिथियों से अनुरोध है कि इसका भी विमोचन करने का कष्ट करें। माननीय सदस्यों को यह पत्रिका आगामी सत्र में सूचना कार्यालय से वितरित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब मैं उद्बोधन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी से सादर अनुरोध करता हूं। विधानसभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह जी, सम्मानित पत्रकारगण, सम्मानित देवियों सज्जन, इतना कहना संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। कुछ बातें बिरला जी को कई बार चैनल पे देखा है, पहली बार रूबरू हुआ हूं। घंटी बहुत तेज बजाते हैं जब विषय से कोई भटकता है तो ये बड़ी अच्छी बात है आपकी कि आप मुद्दों से लोकसभा को कभी भटकने नहीं देते। उस समय का विशेष ध्यान रखते हैं आप। घंटी से मतलब ऑब्जेक्शन तो मुझे लगता है इस मध्य प्रदेश विधानसभा को भी यही आवश्यकता है। आप चूंकि नरेंद्र सिंह जी काफी अनुभवी है, मैं इनसे बात कर रहा था अभी और जिस प्रकार से इनका उद्बोधन सुना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर विधायक को भी मौका मिलेगा, विषयों पे बात होगी, ऐसा मुझे आपसे विश्वास है, जैसा आपने अभी विश्वास और भावना अपने सबको अवगत कराया है। आशा है सब विधायक नए साथी कुछ सीखेंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं कभी जो बात करता हूं कभी पक्ष विपक्ष के हिसाब से नहीं करता, ये मेरी एक सोच है। निश्चित तौर से पिछले कई सालों में बैठकों का दौर कम हुआ है। हमारे साथी विधायक दोनों पक्ष के अपनी बातें नहीं उठा पाए, विधानसभा के प्रश्नों के जवाब उनको नहीं मिल पाए। इसकी कसावट जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा का अवमूल्यन हुआ है। एक समय था, हमारी बुआ जी भी थी, जमुना देवी जी, कई वरिष्ठ उनके साथ के लोग बैठे हैं। विधानसभा का एक डर था कि प्रश्न आया, उस जवाब अधिकारी की मजबूरी होती थी कि सही, और सरकार का भी था कि विधायकों के पक्ष में न्याय कराए। सच्चाई है, सरकारें कोई सी भी रहे, लेकिन हमें सामूहिक रूप से जिन जनप्रतिनिधियों का विधायकों का साथ देना चाहिए, ऐसा अध्यक्ष जी मेरी आपसे भावना है। विशेषकर सामान्य प्रशासन विभाग से जो प्रोटोकॉल विधायकों को होता है, वो प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं चाहे जिले में हो चाहे यहां हो, वो भी उसका भी स्तर गिरा है। इसे भी मेरे ख्याल से एक अनुरोध है कि इसे कड़ाई से प्रदेश में पालन होना चाहिए। नहीं तो कागजों में तो नियम बन जाते हैं, लेकिन उन नियमों का कुछ नहीं। अगर वास्तव में आप चाहते इन विधायकों की कि ये भावना है, ये ताली नहीं है, इनकी भावना है कि कोई भी हो जो इतने सालों से संघर्ष करते आ रहा है, अपने चुनाव जीत के आ रहा है, कठिन परिश्रम और संघर्षों से,
उसे न्याय का अधिकार है अपनी जनता के प्रति, ऐसा मेरा सोचना है। सदन में जन मुद्दे उठते हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष की अपनी कुछ मजबूरियां होती है, कुछ अपरिहार्य कारण होते हैं, विषय भटक जाते हैं, प्रश्नों के जवाब सही नहीं आते। तो इस बारे में सदस्यों की वेदना रहती है कि मैं इतने सालों से देख रहा हूं कि जब विधायक के प्रश्न के जवाब आते हैं तो अपनी मर्जी से अधिकारी बना के भेजते हैं, उस मंत्री जी से जो बुलवाना है सरकार के हिसाब से बुलवा देते हैं। लेकिन माननीय मंत्रियों सब मेरे सम्मानित है कि कुछ चीजें दिल से जनहित में, जन भावना के हिसाब से न्याय करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। ठीक है, गलतियां होती है सरकारों से, विपक्ष से भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग आए हैं तो यहां सेवा करने, हर बात को राजनीति से जोड़ना मेरा ना मकसद है ना मेरी सोच है। मैं सोचता हूं हर बात पे, विकास पे भी राजनीति होती है। 5 साल में मैं मानता हूं कि सिर्फ 15 दिन जब चुनाव होते जब राजनीति होती, लेकिन बाकी समय 5 साल अगर मैं 15 दिन छोड़ दो चुनाव के, तो एक जनसेवा है, तालाब बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, अस्पताल ला रहे हो, बिजली ला रहे हो। और मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूं, कांग्रेस बीजेपी भी इसमें कई बात पे होते पक्ष विपक्ष को लेके, कई सड़क बन रही है, कांग्रेस ने सड़क बनाई तो क्या बीजेपी वाले नहीं चलेंगे उस पर? बीजेपी वालों ने अगर पानी की लाइन डाली है पानी की, तो क्या कांग्रेसी पानी नहीं पिएंगे? तो विकास के नाम पे पार्टी के झगड़े नहीं होना चाहिए, सिर्फ उस गांव के विकास की बात होना चाहिए। उस सबको एक जाजम पर बैठ के सिर्फ ये सोच रखना चाहिए, ये मेरी सोच है। तो इस बात को मैं मानता हूं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, संसदीय प्रक्रियाएं तो बहुत सारी है, ध्यान आकर्षण, प्रश्नकाल, शून्यकाल, विशेषाधिकार, आश्वासन, जब प्रश्न के जवाब नहीं आते हैं, कोई मंत्री अगर जवाब आश्वासन देते हैं तो आश्वासन समिति में चले जाते हैं। मैं भी रहा हूं आश्वासन समिति का, तो बड़ा आश्चर्य करता था, कई सालों से आश्वासन पड़े हुए, उनके जवाब नहीं। तो अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि विधायकों के अधिकारों की बात है, इस प्रदेश के योजनाओं की विकास की बात है, आश्वासन तत्काल होना चाहिए। कि आज भी 3000 आश्वासन मेरी जानकारी में लगभग पड़े हैं, इन्हें भी आपको प्रायोरिटी पे करना है। आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम जिस प्रकार से जल्दी कराया, उसी प्रकार से आश्वासन भी आप विधायकों के हित में जल्दी कराएंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। विभिन्न विषयों के वक्ता आप सुनेंगे, वरिष्ठ अनुभवी संसदीय प्रणाली का ज्ञान रखने वाले, उनके अनुभव का आप लेंगे लाभ, नियम प्रक्रियाओं को आप समझेंगे। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि विधायिका विधेयक बनाते, कानून बनाते, नियम बनाते, लेकिन हम क्षेत्र में अगर हम जाए और बोले कि हमने ये कानून बनाया, विधेयक बनाया और हमें वोट दो, तो आपको वापस भेज देंगे। ठीक है, ये व्यवस्था है हमारे लोकतंत्र की, मैं मानता हूं, लेकिन सबके जनहित के कार्य है, उसे भी प्राथमिकता पे विधानसभा के माध्यम से होना चाहिए और समय पे होना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराएं, संस्कृति रही है, देश में अलग स्थान रखती है। भविष्य में अपने आचार विचार से भविष्य के लिए हम सब मिलके एक पीढ़ी, नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को नया एक छाप छोड़ेंगे मध्य प्रदेश की ओर से, यही मेरी भावना है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से सादर निवेदन करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा के आज के प्रबोधन के कार्यक्रम में
कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए पधारे यशस्वी लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी। माननीय ओम जी हमारी पार्लियामेंट के अभी जिस प्रकार से हमने उनको यहाँ महसूस किया है और अब दूर से जब हम देखते हैं, वास्तव में कई अवसर पे पार्लियामेंट को देखने का मौका मिला है, लेकिन बड़े से बड़े विषयों पे जितनी सरलता के साथ पक्ष विपक्ष को आपने अपने साथ खड़े करके हमारी संसदीय कार्यप्रणाली का, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर का जो मान बढ़ाया, मैं आपका मध्य प्रदेश की धरती पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। क्या पक्ष क्या विपक्ष सब सम्मान के साथ और सहजता के साथ जिस ढंग से आपके उस हर एक स्टेप का, हर एक भाव का और जिस प्रकार से आपने प्रत्येक संसदीय कार्य की व्यवस्थाओं को जिसने आपने बांटा है, मैं वास्तव में आपका हृदय से आभार मानता हूं। और मुझे लगता है कि वास्तव में कि एक आदर्श अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का अगर कोई चित्र बनाएंगे तो वह आपका परिलक्षण होता दिखाई देता है। मैं आज के इस अवसर पर समादरणीय माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जिनने अभी अपना विषय रखा है, कितना धीर गंभीर व्यक्तित्व, ऐसा लगता है बड़ा विशाल समुद्र में कोई तैरता हुआ जहाज अपनी मस्तानी चाल के साथ सने सने अपने मुकाम तक पहुंचते पहुंचते एहसास कराता है अपने विषय के गंतव्य लक्ष्य की तरफ। आपका इतना धीर गंभीर व्यक्तित्व, इतना अलग प्रकार का आपका अनुभव, मैं तो भाग्यशाली हूं जिनके मंत्रिमंडल में भी सारे मंत्रीगण इसी प्रकार के जो कभी भारत सरकार को गौरवान्वित करते थे, वो अपने इस मंत्रिमंडल में मेरे साथ है। और आपका इतना विराट व्यक्तित्व जो आप हमारी सदन की गरिमा बढ़ाएंगे, मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय नरेंद्र सिंह जी का। और इस अवसर पर और सौभाग्य की बात है, 8 बार से लोकसभा विधानसभा में जो आप महाना जी सतीश जी, और इतनी बड़ी विधानसभा और विविध प्रकार के अलग अलग अवसर पे आपने उनके साथ सदस्य करके अपना समय गुजारा। आपका वो विस्तृत अनुभव का जो खजाना है, मेरे विधायक साथी आपका लाभ लेंगे। माननीय सतीश महाना जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप गंगा की तीरे से आते हैं, हम अपने छिपरा के तीरे वाले आपका भी अभिनंदन करते हैं। ये राजा भोज की नगरी है, आनंद की नगरी है, जो अलग अलग प्रकार से कारण से जानी जाती है। हमको मालूम है महाकाल की नगरी आता, और महाकाल का स्थान कैलाश पर्वत से प्रिय कोई हो नहीं सकता है। ये सौभाग्य की बात है। संसदीय कार्य मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय भी यहाँ विराजमान है। मैं आपका दोनों तरह से एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते से भी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते से, और आपका भी जो लंबा अनुभव है सब प्रकार के लोगों को साथ चलने का, निश्चित रूप से प्रबोधन के कार्यक्रम में मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। माननीय उत्पल जी, माननीय उमंग सिंगार जी, उमंग जी भाई ने भी मौका छोड़ा नहीं है। भले ही प्रबोधन का कार्यक्रम है, लेकिन भूमिका आपने प्रतिपक्ष वाली थोड़ी चिमटी लेने का ले ही लिया है। निश्चित रूप से उमंग जी आपकी भावना का सम्मान करेंगे और हम और आप मिलकर के पक्ष विपक्ष फिर नया कीर्तिमान बनाएंगे। मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय एपी सिंह जी, उत्पल जी, सभी का मैं वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम का नाम ही बहुत जोरदार है, प्रबोधन कार्यक्रम। और प्रबोधन कार्यक्रम यह प्रशिक्षण का अगला चरण है। अगला चरण किस प्रकार का है, हमारे इतिहास में एक अच्छा उदाहरण आता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि का बहुत बड़ा नाम है साहित्य का। वो आश्रम में विद्याध्ययन करने जाते हैं, और विद्याध्ययन करने में जो उनको पाठ्यक्रम दिया था वो पढ़ते, याद करते, लेकिन याद होता नहीं। बार बार उनका इस प्रकार का व्यवहार देख करके गुस्से के मारे आचार्य जी डंडा उठा करके उनकी छड़ी देकर हाथ सामने करो, वो छड़ी मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और जब हाथ बढ़ाते तो थोड़े वो ज्योतिष के भी जानकार थे। जैसे हाथ बढ़ाते तो हाथ दिखाई देता, और वो मारने के पहले अपनी छड़ी वापस ले लेते और बेटे उसको लाड़ करने लग जाते। तो उन्होंने कहा क्या हुआ गुरुजी? बोले बेटे तेरा कोई दोष नहीं है। बोले क्यों दोष नहीं गुरुजी, मेरे को बताओ। बोले तेरे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। तो ये विद्या की रेखा क्या होती है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा चिंता मत करे, तू तो बस अब तेरा काम जो करना करता रहे, ये विद्या का मामला तेरे बस का नहीं है। तो उन्होंने कहा बताओ मेरे को कहाँ होती, क्या होती है? जैसे वो हाथ पे बताते कि ऐसे ऐसे होती है। बोले मैं अभी आया।
अंदर जाते और चाकू से अपने हाथ से लाइन बना के आते और कहते ये लाइन बन गई, और उसके बाद दुनिया में उनसे बड़ा कोई व्याकरणाचार्य या अपने ज्ञान का बड़ा कोई इतना बड़ा नाम नहीं जो अपने हाथ से अपनी लकीर बना लेते हैं। तो प्रबोधन का अर्थ ये कि प्रशिक्षण के पहले हम उस विषय में डूब जाएं, हमारे आचरण में, व्यवहार में, ज्ञान में, अपने सभी प्रकार के अपने सूक्ष्म शरीर, बाह्य शरीर, दूसरे का एकाकार करने का जो भाव अगर अपन धारण करते हैं, इसका मतलब प्रबोधन का है। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने कहा है कि निश्चित रूप से ये प्रबोधन के बाद मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक प्रशिक्षण का शिविर भी चालू करें, जो कि 1985 के बाद अभी प्रशिक्षण बाकी है। ये प्रबोधन का तो कार्यक्रम हुआ है, अपने नए सत्र के बाद हमारी सभी कार्य प्रणाली से समझाने का जो अभी उमंग जी ने बात कही है, अलग अलग सत्रों के माध्यम 1 दिन का 2 दिन का आप प्रशिक्षण दिलवाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा समीचीन होगा। एक और बात आपने जो कही है कि हमारे लिए अपनी नई विधा के आधार पर अपने आधुनिक संसाधन के साथ विधानसभा को भी आगे बढ़ाना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो आपने कहा है वो पूरा का पूरा यही से मैं आपकी बात पूरी मानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार आप जो प्रस्ताव देगी निश्चित रूप से हम उसके साथ रहेंगे। इसमें जो धनराशि लगेगी राज्य सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब आपकी बात यही कहता हूं। उसके अलावा भी एक आपने कहा कि एमएलए रेस्ट हाउस का, तो निश्चित रूप से एमएलए रेस्ट हाउस का भी नया प्रस्ताव दे करके ये सारे के सारे विधायक साथियों को उसकी सुविधा भी हम देने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर चूंकि हमने अपने इस खास करके मैंने प्रबोधन की बात कही, तो एक उदाहरण और जरूर देना चाहूंगा। वो हम सबके लिए उसी प्रकार का होगा जो महर्षि पाणिनि जी को हमने नहीं देखा है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार पार्लियामेंट के दरवाजे पे खड़े होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लोकतंत्र के मंदिर के होने के नाते से मस्तक टिका करके जो एहसास कराया, इससे बड़ा प्रबोधन आज के लोकतंत्र का नहीं हो सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करें, जब वो लोकसभा में पहली बार गए और अपना शीश नवा करके इस लोकतंत्र के पावन मंदिर का जिस प्रकार से उनने सम्मान किया, वो हमारे लिए सदैव पाथे रहेगा। हम उनका अभिनंदन करते हैं और हमारे सबके लिए जीवन में ये पाथे रहेगा कि लोकसभा हो या विधानसभा, हम एक बड़ी आबादी के माध्यम से लगभग 3 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा वोटर का एक बड़ा हमारे पीछे उनका सबका मान सम्मान भाव, उनका विश्वास लेकर के विधानसभा में आते हैं। और विधानसभा में आने के बाद निश्चित रूप से हम अपने दोहरे रोल में रहते हैं। हमारी अपनी विधानसभा का दायित्व तो हम पे है ही, उस विधानसभा के साथ साथ प्रदेश की बेहतरी का दायित्व भी, ये उत्तरदायित्व भी हमको होता है। इसलिए हम पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए और इनको सबको मिलाकर के हमारे अपने इस देश की लोकतंत्र के उस पावन मंदिर का सम्मान करने के लिए उस बड़ी भावना के साथ अपने इस विधानसभा में प्रवेश करते हैं। निश्चित रूप से इस कारण से हमारी अपने जीवन में कई नए पाठ सीखने के लिए भी ये पाठशाला की तरह काम आती है। और इस पाठशाला के पाठ में हर सत्र हमारे लिए एक नया अपने जीवन का एक पाठ बने और नए प्रकार से अपने जीवन का आत्मविश्वास की एक नई चरण से नई सीढ़ियां प्रारंभ करें, वो सारी ऊंचाइयां हम हासिल करें। इस भावना के साथ आज के इस प्रबोधन के कार्यक्रम में मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जिनको सुनने की आप सभी को प्रतीक्षा है, मैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से बहुत सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूं। आज के प्रबोधन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, जिनको विधानसभा का अनुभव है, विधानसभा मंत्री का अनुभव है, लोकसभा में मंत्री के रूप में अनुभव है और विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी अनुभव है। ऐसे अनुभवी और मुख्यमंत्री जी ने सही कहा तोमर साहब के लिए
गंभीर मध्य प्रदेश के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, जिनको लंबा अनुभव विधानसभा का रहा, संगठन का रहा और कई बार मंत्री बनने का अनुभव भी रहा, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी अधिकारीगण, मैं सभी माननीय विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो चुनकर आए हैं और जिनको जनता ने बहुत अपेक्षा आकांक्षाओं से चुना है। मुझे आशा है कि वह जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि 16वीं विधानसभा में करीबन 30% 69 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। कई माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जिनको मंत्री बनने का अनुभव है केंद्र में, लेकिन राज्य विधानसभा में पहली बार चुनकर आए हैं। तो निश्चित रूप से जो चुनकर आए हैं पहले भी और जो कई बार विधायक रह चुके हैं, उन सबको आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमें नए अनुभव, नए ज्ञान का लाभ मिलेगा। अनुभव, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको जब मिले, जिस समय मिले, प्राप्त करते रहना चाहिए। और विशेष रूप से लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिदृश्य परिवर्तन होता रहता है। राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता है, सामाजिक परिदृश्य चेंज होता है, आर्थिक परिदृश्य भी चेंज होता है। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जितना अनुभव जनता से प्राप्त करें, उनसे सीख से प्राप्त करें, उस अनुभव और ज्ञान का लाभ विधानसभा के माध्यम से राज्य की जनता को मिले। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस मध्य प्रदेश की धरती से जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, भारत के संविधान के शिल्पकार हैं और आज भी ये संविधान हमारा मार्गदर्शन, एक जीवंत दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली ये है। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, रानी झांसी की रानी हो, चंद्रशेखर आजाद हो,
पति के रूप में स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जी हो, और जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस लोकतांत्रिक को एक दिशा दी, लोकतंत्र को एक दिशा दी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी धरती से आते हैं। तो ये धरती की एक बड़ी महिमा है और मुझे खुशी है यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, यहाँ के विधानसभा अध्यक्षों ने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली परंपराएं रही है, और आप सबको सौभाग्य मिला है कि आप इस गौरवशाली विधानसभा के सदस्य हैं। और गौरवशाली विधानसभा के सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि आप विधायक के रूप में जहां जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं तो पूरी करेंगे सही, लेकिन उसके साथ साथ किस तरीके से हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास की योजना बनाएंगे। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रमुख संस्था होती है और इस नाते राज्य का लोकतांत्रिक संस्थाओं का सर्वोच्च सदन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राज्य के विकास के लिए और राज्य की जनता की आकांक्षाओं के लिए इस विधानमंडल में चर्चा करें और किस तरीके से चर्चा संवाद के साथ हम प्रदेश के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव कर सकते हैं। जब हम लोकतंत्र के इतिहास को देखते हैं तो लोकतंत्र हमारे विचारों में, हमारी कार्यशैली में है। लोकतंत्र हमारी आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ऋग्वेद से लेकर कितने ही समय तक हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन भी किया, अच्छी परंपराएं डाली और लोकतंत्र के माध्यम से हमने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखा। और इसीलिए लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य और लोकतंत्र हमारे विचारों में, अभिव्यक्ति में, कार्यप्रणाली में, हम आजादी के आंदोलन को भी देखें तो भी हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आजादी का आंदोलन लड़ा। उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि आजादी का आंदोलन हम जन आंदोलन के माध्यम से आजादी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जन आंदोलन के आधार पर हमने आजादी प्राप्त की। जब इतिहास और विरासत लिखी जाती है तो इस जन आंदोलन के कारण आजादी का नया इतिहास आया। कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई कुर्बानियां नहीं दी, बलिदान नहीं दिए, वो देश भी आजाद हुए। लेकिन हमारे जो जन आंदोलन था, उस जन आंदोलन से दुनिया ने प्रेरणा ली। और आज भी 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा में हमने जो कुछ भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन किया, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किया। चर्चा, संवाद, विचार विमर्श से किया, सहमति असहमति से किया। और इसीलिए हम दुनिया में कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश है। हम लोकतांत्रिक देश, हमारी परंपरा, प्रॉपर्टी, विचारों में तो है सही, लेकिन दुनिया के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, ये भी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी P20 में आए और उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए आश्चर्यचकित हुए, इंग्लिश में 900 मिलियन बोलते हैं, अपन 90 करोड़ बोलते हैं, तो 90 करोड़ मतदान की प्रक्रिया करना
निष्पक्ष करना, निर्वाध करना, दूर दराज के गांवों तक मतदान कराना, ये दुनिया के देश आश्चर्यचकित करते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं जिसकी आबादी हमसे आधी भी हो, लेकिन उसके बाद भी इस 75 वर्ष की लोकतंत्र यात्रा में हमारा चुनाव प्रबंध पारदर्शितापूर्ण रहा, जवाबदेही रहा, और जितने सहज रूप से हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता का हस्तांतरण किया, ये भी दुनिया के अंदर अपने आप में आश्चर्यचकित है कि जनता जनादेश देती है और जिसको जनादेश देते हैं सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण होता है। और इसीलिए लोकतंत्र ही प्रक्रिया ही सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है, यह हमने साबित की। हमारे पास आजादी के बाद कई विकल्प थे, लेकिन हमने संसदीय लोकतंत्र में अपनाया। आज जब हम कभी आईपीयू के सम्मेलन में जाते हैं तो आज ये मानना है कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और हमने लोकतंत्र यही नहीं कि हमने केंद्रीय रूप से लोकतंत्र, हमारी पंचायत से लेकर दिल्ली तक, संसद तक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनना और उन प्रक्रियाओं से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना, यह हमारी लोकतंत्र की ताकत है। और इसलिए जब लोकतंत्र की ताकत हमारी है तो लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था विधानसभा है, लोकसभा है। ये विधानसभा लोकसभा कैसे चलनी चाहिए, ये जिम्मेदारी माननीय विधायकों की है। संस्था की कार्यप्रणाली, उसकी सर्वश्रेष्ठता है, लेकिन उसमें काम करने वाले, उसमें अपने दायित्व को निभाने वाले, उसकी हिस्सेदारी वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से कैसे बेहतर परिणाम ला सकते हैं, कैसे हम सामाजिक आर्थिक कल्याण के साथ राजनीतिक परिदृश्य के अंदर एक विकास की नई अवधारणा खड़ा कर हम नैतिक रूप से काम करते हुए एक व्यापक बदलाव अपने अपने राज्यों में ला सकते हैं। और इसीलिए हमारी बार बार चिंताएं रहती है कि विधानसभाओं में जो गरिमा गिरती जा रही, जो शालीनता गिरती जा रही, जिसका जिक्र अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने भी किया। मुझे याद है 2001 के अंदर जब देश भर के सारे विधानसभा के अध्यक्ष, देश के अंदर सभी राजनीतिक दल के नेता बैठे थे और उस समय एक बात की चिंता की थी कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हमारी गरिमा शालीनता गिरती जा रही, उस विषय पर एक लंबी चर्चा हुई थी और सभी का मानना था कि सदन के अंदर गरिमा शालीनता बनी रहनी चाहिए और गरिमा शालीनता बनी रहेगी, विधानसभा के अंदर अच्छी डिबेट होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा, तो एक बेहतर परिणाम भी आएगा और जो उसमें हिस्सेदारी लेने वाले हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ नेता बनेंगे। और आज चाहे लोकसभा विधानसभा हो, देश और प्रदेश के ऐसे नेता हैं जो इन सदनों से ही नेता बने हैं। इन सदनों के अंदर चर्चा, संवाद, डिबेट से ही नेता बने हैं। एक विधायक अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन अगर वह राज्य का नेता बनना चाहता है तो उसके लिए विधान मंडल एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से वो राज्य की भावनाओं को अभिव्यक्ति कर सकता है, कानून बना सकते समय सार्थक चर्चा कर सकता है और अपनी डिबेट और चर्चा के अंदर जितनी सार्थक चर्चा करेगा उतना ही वो लीडर प्रदेश का बनेगा। मुझे याद है कि मैं विधानसभा में रहा, लोकसभा में रहा, अभी धीरे धीरे माननीय विधायकों चाहे सांसदों में, सदन में भी देखता हूं, वह अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं, अपने क्षेत्र की सीमित बातों पर चर्चा करते हैं। वह कभी पूरे देश की या प्रदेश की चर्चाओं में उनकी रुचि कम हो गई और यह बहुत चिंता का विषय है।
जैसा तोमर साहब ने कहा, चाहे प्रश्नकाल हो, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न पूछने वाला जितना संक्षिप्त में प्रश्न पूछेगा उतना ही उत्तर मंत्री को देने में परेशानी होगी, और जितना लंबा प्रश्न पूछेगा उतना ही मंत्री जी को जवाब देने में आसानी होगी। इसलिए संक्षिप्त में प्रश्न पूछना और संक्षिप्त में माननीय मंत्री जी को जवाब देना, यह सबसे पहले प्रश्नकाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो ज्यादा लंबा जवाब देता है मंत्री जी, उससे भी सप्लीमेंट्री पूछते हैं तो मंत्री जी भी उसमें उलझ जाते हैं। इसलिए प्रश्नकाल के अंदर जब प्रश्न लगे, अगर माननीय विधायक पूरी तैयारी के साथ पूछे तो निश्चित रूप से मंत्री जी भी पूरी तैयारी करके आएंगे। और मेरा तो मानना है जितनी ज्यादा विधानसभा के सत्र होंगे उतनी सरकार में पारदर्शिता आएगी और उसका अनुभव भी लाभ मंत्रियों को मिलेगा, क्योंकि जब ब्रीफिंग लेते हैं मंत्री तो उनको विधानसभा के अंदर ब्रीफिंग लेने से ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा में तो नेचर है, लोकसभा के अंदर जब कभी माननीय मंत्री आते हैं तो बड़ी लंबी ब्रीफिंग पढ़ते हैं और लंबा करते हैं। राज्यों में अभी ये प्रक्रिया परंपराएं कम है। अगर राज्य के अंदर भी कुछ लोकसभा के अंदर जिस तरीके से प्रश्न के समय एक लंबी, क्योंकि तोमर साहब यहाँ अध्यक्ष हैं तो समय समय पर माननीय मंत्रीगण और विधायकों को भी लगातार चर्चा करते रहेंगे, उतना ही मंत्री भी उस डिपार्टमेंट को समझेगा और विधायक भी जो प्रश्न पूछने वाला है वो डिपार्टमेंट की पूरा एक प्रश्न के अंदर अगर वो पुराने प्रश्नों के सारे जवाबों का अध्ययन करने के बाद अगर प्रश्न लगाता है और उसके प्रश्न का उत्तर पूछता है तो निश्चित रूप से सदन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी पारदर्शिता आएगी और सरकार भी पूरी तैयारी के साथ माननीय विधायक जी को जवाब देगी। और इसलिए मेरा मानना है कि अभी जो चिंता है, हर कानून बनाते समय कानून पर एक लंबी चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि जैसे कोर्ट में एक आता ना, एक वकील एक पक्ष का तो उसको विपक्ष में बोलना ही बोलना है, क्योंकि वह तो उस पक्ष का वकील है। पक्ष में बोलने वाले को पक्ष में बोलना ही बोलना है। मेरा मानना है कि प्रतिपक्ष को भी कानून सही है तो सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए, कानून में कमी है तो डिबेट करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, तर्क के साथ करना चाहिए। हमारा काम सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष का एक है कि जो सरकार नीतियां बना रही है उसकी नीतियां की जितनी सकारात्मक रूप से आलोचना करेंगे सरकार उतनी पारदर्शिता से काम करेगी। कानून बनाते समय अगर हम तर्कों के साथ चर्चा करेंगे तो कानून बेहतर बनेगा, उससे राज्य का कल्याण बेहतर होगा। इसलिए कानून बनाते समय हमारी चर्चा गंभीर होना चाहिए और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि हर कानून बनाने के पहले कभी न कभी कोई न कानून में संशोधन लाए होंगे, तो माननीय विधायक उन पुराने कानूनों में जो चर्चा हुई हो पक्ष विपक्ष की, उसका रिसर्च करके अध्ययन कर अगर कानून पर चर्चा करेंगे तो बेहतर यूनिट बनना चाहिए। और वह रिसर्च की यूनिट, क्योंकि विधानसभा तो सब दल के होते हैं, कोई दल से तो होता नहीं, चाहे सत्ता और पक्ष को जितना अनुभव जितना ज्ञान विधायक प्राप्त करना करे। लेकिन मेरा मानना है कि कानूनों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कानून अगर ब्यूरोक्रेसी बनाती है उसको विधायिका लाती है हर कानून में, क्योंकि कानून सरल भाषा में भी होने चाहिए और कानून बनाने के उद्देश्यों से लेकर उसके कानून के इफेक्ट तक, एक कानून बन जाता है उसका बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है और कानून बनने के बाद कई बार एक्ट आने के बाद उसके रूल्स बनने में सालों लग जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जब एक्ट पास हो कम समय के अंदर उसके रूल्स बन जाए ताकि उसका ज्यादा प्रभावी पड़ेगा, क्योंकि मैं कई बार पार्लियामेंट में मैंने देखा कि एक्ट पास हुए कई 2 साल हो गए और उसके रूल्स अभी तक नहीं बने, ऐसा भी मैंने अनुभव किया है। इसलिए मेरा मानना है कि जैसे एक्ट पास हो उसके रूल्स भी साथ के साथ बन जाए ताकि उसके बेहतर परिणाम। मेरे को पता था कि मैंने 16वीं लोकसभा के अंदर, 14वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा के कई एक्ट पास हो गए, 13वीं लोकसभा के रूल्स ही नहीं बने। तो ये
जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, जब तक उस लागू नहीं होंगे। इसलिए कानून बनाते समय कानून का बहुत लंबा इफेक्ट पड़ता है। एक कानून का उस प्रदेश की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कानून हमारे लिए बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सदन होती है और उस पर हमारी चर्चा और डिबेट बहुत सकारात्मक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप सब लंबे अनुभव हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो नई परंपरा चल गई है, नियोजित तरीके से विधानसभाओं में व्यवधान पैदा करना, उसको हमें उस परंपरा को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार तो नियोजित तरीके से विधानसभाएं, लोकसभाएं केवल स्थगित करनी है, आज तो कोई तर्क नहीं, कोई डिबेट नहीं करनी, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक मंच पे कहता हूं कि हमारा विरोध हो सकता है, प्रतिपक्ष का काम विरोध करना और जोर से असहमति करना, लेकिन सदन में असहमति हो, तर्क हो, वो सदन में हो। सदन में अगर व्यवधान होगा, सदन स्थगित ज्यादा होगी, तो उसका सकारात्मक उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जितनी सदन में चर्चा होगी, प्रतिपक्ष को भी अपनी बात को कहने का मौका मिलेगा और सरकार को भी अपनी बात को कहने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम विधानसभा को मॉडल बनाएं। कोई भी विषय, कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे पर चर्चा हो तो विधानसभा की महिमा भी बढ़ेगी और उसकी गरिमा भी बढ़ेगी। और इसी क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये विषय सरकार हमारे तर्क को नहीं मानती, तो उसके कई सारी चीजें होती है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा न चले ये अच्छी परंपरा नहीं है। क्योंकि हम सब इस बात की चिंता करते हैं स्पीकर कॉन्फ्रेंस में कि लगातार विधानसभाओं की संख्या घटना हम सबके लिए चिंता का विषय, विशेष रूप से माननीय विधायक के लिए जो किसी भी पक्ष के लिए चुनकर आए हैं। इसलिए विधानसभाओं की संख्या न घटे, विधानसभा पूरे समय चले और पहली बार आने वाले माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर विधानसभा में मिले, ताकि वह बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र के और प्रदेश की बातों को ठीक तरीके से कह सके। मैंने प्रयास किया है, मैं जब मुझे कोई बहुत लंबा अनुभव नहीं था, लेकिन हमने पहली लोकसभा के पहले सत्र के अंदर 137% उत्पादकता रही और 1 घंटे भी हमारी लोकसभा कभी व्यवधान नहीं हुई, पूरे समय चली। रात को 12-12 बजे तक चली, 11 बजे तक चली और 11-12 बजे तक भी लोग उपस्थित थे। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने सही कहा, श्रेष्ठ विधायक वही बन सकता है जो पूरे समय सदन में बैठे। हमारे कई माननीय सांसद हैं जो सुबह आते हैं और संसद के समाप्त होने तक सत्र में बैठे रहते हैं। जितना हम सदन में बैठेंगे उतने ही अपन को नए अनुभव मिलेंगे और उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और मेरा दावा है, केवल एक विधायक बनना है तो आप आकर चले जाएं, लेकिन आपको प्रदेश के नेता बनना है तो पूरे समय विधानसभा बैठकर तर्क से, मुद्दों से हमें चर्चा करने की परंपराओं को डालना चाहिए। और मेरा मानना है कि जितनी श्रेष्ठ चर्चा होगी, संवाद होगा, वाद विवाद होगा, उतना ही बेहतर परिणाम होगा। और सरकार के लिए भी यही सकारात्मक रहता है, चर्चा हो, संवाद हो, क्योंकि सरकार के पास भी पक्ष जब भी आता है और राज्य की विधानसभा एक ऐसा पक्ष रहती है माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां राज्य की विधानसभा में राज्य की सारी चर्चाओं का, सारी समस्याओं का, सारे मुद्दों का और जो हमें जानकारी नहीं होती है उस सारे प्रदेश की जानकारी मिलने का एक कोई मंच है तो वो विधानसभा है, जहां पूरे प्रदेश की जानकारी आपको मिल जाती है। और उस जानकारी को हम सकारात्मक रूप से लें। एक प्रश्न लगाए तो प्रश्न क्यों लगाए, उसके प्रश्न के पीछे के अनुभव, उसके क्या कारण है, क्यों विधायक ने प्रश्न कराया, उसके पीछे के कारण, अगर उसका पूरा प्रश्न के बाद भी उसका रिसर्च होगा, कोई ने मुद्दा उठाया, चाहे प्रतिपक्ष का व्यक्ति हो, अगर मुद्दा सही है, सकारात्मक है, तो हमें सकारात्मक रूप से लेकर उसके बेहतर परिणाम लाने की प्रयास करना चाहिए। इसलिए राज्य की विधानसभा हमारी लोकतंत्र के अंदर सर्वोच्च मंच है, जहां हम राज्य का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनकी कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। और हमें चुनकर जनता इसलिए भेजती है
कि हम उनकी बातों को, उनके अनुभव को, उनकी कठिनाइयों को, आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को सदन में रखें और सरकार से अपेक्षा रहती है कि वो जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करे। मुझे आशा है मध्य प्रदेश की विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। माननीय अध्यक्ष जी भी बहुत अनुभवी हैं। नई परंपराएं, नई परिपाटियां हमें शुरू करना चाहिए और जो देश के अंदर एक मॉडल विधानसभा बने, जहां पर पूरे समय विधानसभा चले, हर मुद्दों पर चर्चा हो और सरकार भी उठाए गए मुद्दों को सकारात्मक दिशा में ले, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, तो हम एक बेहतर परिणाम ला सकते हैं। और प्रदेश की जनता का जो कल्याण करने की जिम्मेदारी हमें दी है, जिस अपेक्षा आकांक्षाओं के बड़े विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजा है, मुझे आशा है कि हम जनता के विश्वास और भरोसे को और कायम करेंगे और सरकार जिस तरीके से यहाँ चुनकर आई है, मुझे आशा है यहाँ के मुख्यमंत्री उन्हीं विश्वास भरोसों को और कायम करते हुए बेहतरी के लिए काम करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो राज्य के विकास का एक नया मॉडल बना सकता है और उन सब मॉडल बनाने में सभी विधायकों का सकारात्मक सहयोग हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार उद्बोधन के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से सादर अनुरोध करता हूं। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष और नवाचार, चाहे विधायक रहे, चाहे सांसद रहे, चाहे लोकसभा अध्यक्ष रहे, नवाचार के बादशाह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि ओम बिरला जी के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बहुत ही दीर्घ गंभीर विधानसभा के अध्यक्ष और दीर्घ अनुभवी विधानसभा के भी और लोकसभा के भी, मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने प्रबंधन कार्यक्रम रखा है। तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया महर्षि का कि हाथ में रेखा नहीं हो तो अपने हाथ से खींच सकते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण था। जरा डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए भी ताली बजाकर स्वागत करें। प्रतिपक्ष के नेता उमन सिंगार जी, जिस प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है उस प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी, तालियां बजाकर सतीश जी का भी स्वागत करें। लोकसभा के महासचिव उत्पल जी, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह जी, यहाँ उपस्थित उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायकगण, पत्रकार बंधुओं, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि एक दीर्घ अनुभवी व्यक्ति आज के मुख्य वक्ता थे। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। आज अपनी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को किस प्रकार नर्ज किया जाता है, अगर ये सीखना हो तो ओम बिरला जी के लोकसभा क्षेत्र में जाकर देखना। इतने नवाचार किए और मेरा दावा है ये देश के ऐसे पहले जनप्रतिनिधि जो हर बार चुनाव में ज्यादा वोट से जीतते हैं पिछली बार के, क्योंकि इतने नवाचार करते हैं, इतना संबंध है इनका नीचे तक। एक आदर्श जनप्रतिनिधि कैसा होता है ये देखना हो तो उनके क्षेत्र में जाके देख सकते हैं। मैं आप सबका, ओम जी अकेले नहीं आए, लोकसभा की टीम को लेकर भी आए और इस प्रबोधन के कार्यक्रम के माध्यम से मैं हमारे विधायक भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थी भाव हमेशा जीवन में रहना चाहिए। ये सिर्फ नए विधायकों के लिए नहीं है, बाकी मंत्रीगण के लिए भी हम सबको आना चाहिए और सीखना चाहिए। मैं अपेक्षा करूंगा कि 2 दिन हमारे सभी माननीय सदस्य मंत्रीगण इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित देकर स्वयं भी सीखेंगे, कार्यक्रम की गरिमा भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से इसका जो सार निकलेगा
वो विधानसभा में हमको देखने को मिलेगा। और जैसा अपेक्षा की अध्यक्ष जी ने कि हमारी विधानसभा हम सब मिलकर उसकी गरिमा बढ़ा सकते हैं, उसमें इस प्रबोधन कार्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा एक बार फिर विनम्रता के साथ कि अपना 2 दिन का समय यहाँ पर दे। ये हमारे विधायी कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। एक बार फिर से सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उद्घाटन सत्र की इस कार्यवाही को अब हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। अब चाय अंतराल होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि चाय ग्रहण करने का कष्ट करें। उसके उपरांत 1 बजे से हमारा प्रथम सत्र प्रारंभ होगा, जिसमें प्रभावी विधायक कैसे बने, संसदीय शिष्टाचार एवं आचरण, जिसपे लोकसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी मार्गदर्शन देंगे। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि चाय के पश्चात सभागृह में पुनः पधारने का कष्ट करें।